नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया RDX सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास ऑपरेशन टू किल पार्ट 2। तुली कैमरा ले आया था। 1.5 घंटे की कोशिशों के बाद तीरथ और मनु राघव को होश में लाने में सफल हो सके, परंतु विस्की का असर अभी भी उसके चेहरे और मस्तिष्क पर था। फिर भी वो सुनने, समझने और सोचने के लायक हो गया था। कौन हो तुम लोग? राघव की आवाज में नशा भरा था। मैं तुली हूँ। क्या तुमने मेरे भाई को मारा? राघव गुर्रा उठा। नहीं, परंतु पवन की मौत का अफसोस है मुझे। तुली का लहजा सामान्य था। मुझे सोने दो। राघव की आंखें बंद सी होने लगी। होश में आओ, मैं तुम्हारे लिए काम लाया हूँ। नहीं करना मुझे काम, सोने दो, कहकर वो बेड पर पुनः जा लेटा। आंखें बंद हो गई। इसे खड़ा करो फर्श पर। तीरथ और मनु ने राघव को उठाया और फर्श पर खड़ा कर दिया। ये क्या कर रहे हो? मैं मार दूंगा तुम्हें, राघव नशे और गुस्से में कह उठा। आंखें खोली जो कि लाल हो रही थी। तीरथ, मनु बोला, इधर किचन होगा? चाय कॉफी जो मिले बना के ले आ, उसे पीने से ये ठीक होगा। पी लेगा ये? नहीं पिएगा तो इसके सिर में डालेंगे, मनु राघव को थामे कह उठा। राघव ने गुस्से से मनु को देखते हुए कहा, तू मेरे सिर में डालेगा चाय कॉफी? मैं तेरा यार हूं, मनु मुस्कुराया। यार? तू उल्लू का पट्ठा है। तू? उल्लू का पट्ठा उस तरफ तेरे सामने खड़ा है। तुली नाम है उसका, उससे बात कर। राघव की सुर्ख आंखें तुली की तरफ घूमी। छोड़ मुझे, राघव ने मन्नू के हाथ से बांह छुड़ानी चाही। नहीं, तो फिर बेड पर जा लेटेगा। नहीं लेटता, छोड़ दे। राघव ने बांह को तीव्र झटका दिया और बांह छुड़ा ली। अब वो कुछ होश में लग रहा था। कौन हो तुम लोग? राघव बोला। मेरे घर में कैसे घुस आए? दरवाजा खुला था, तुली बोला। राघव ने हौले से सिर हिलाया। जिन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा है वो तुम्हें भी मार सकते हैं, तुम्हें दरवाजा बंद रखना चाहिए था। राघव ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तुम जानते हो कि किसने मेरे भाई को मारा है? नहीं। तुम कौन हो? तुली नाम है तुम्हारा? हाँ। मेरे पास क्यों आए हो? ये दोनों तुम्हारे साथी हैं? राघव ने मनु को देखा। ये भी तुम जैसे ही हैं। 3 घंटे पहले मैं मनु से मिला जो कि तुम्हारे पास खड़ा है, और 1.5 घंटा पहले मैं तीरथ से मिला जो कि इस वक्त किचन में है। तुली शांत स्वर में कह रहा था, मुझे एक आदमी की हत्या करनी है। काम का 1 करोड़ मैं एडवांस ले चुका हूँ। उसी काम के लिए मुझे 3 लोग चाहिए, 2 ये और तीसरे तुम। तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे कैसे जानते हो? अपने काम के आदमियों के बारे में मैंने पहले ही नोट कर रखा था। तुम्हें जानना बहुत आसान है। तुम खतरनाक इंसान हो। बड़े से बड़ा काम कर जाने का हौसला है तुम में। तुम मेरे काम आ सकते हो। तुली के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। राघव ने गहरी सांस ली। तभी तीरथ गिलास में चाय बनाकर ले आया। चाय पियो, इससे तुम्हारी तबीयत संभलेगी, तीरथ बोला। राघव ने चाय का गिलास थामा और घूंट भरकर कह उठा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। मुझे उन लोगों की तलाश करनी है जिन्होंने मेरे भाई की जान ली। राघव का चेहरा कठोर हो गया। वे लोग ताकतवर हुए तो तुम उनका क्या बिगाड़ लोगे? तुली बोला। क्या मतलब? किसी का मुकाबला करने के लिए हौसले के साथ साथ दौलत की भी जरूरत होती है। दौलत है तुम्हारे पास? नहीं। तो दुश्मन का मुकाबला कैसे करोगे? पास में पैसा हो तो सब काम तसल्ली से पूरे हो जाते हैं, तुली ने कहा। तुम मुझे पैसा दोगे? राघव ने तुली को देखा। 20 लाख। राघव खामोश रहा। चाय का घूंट भरा। शिकार क्रोशिया में है। मेरे ख्याल से 4 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा। हम आज रात की फ्लाइट से क्रोशिया के लिए चल देंगे और चौथे 5वें दिन वापस आ जाएंगे। 20 लाख तुम्हारे पास होगा और तुम अपने भाई के हत्यारे को तलाश कर सकते हो। आज रात कैसे चल सकते हैं? तैयारी करने का काम मेरा है। पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, वो अभी तैयार हो जाएगा। अपना शेर तुली बहुत कमाल का है, मन्नू मुस्कुराकर कह उठा। लेकिन इसका कोई कमाल अभी मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना ही है। राघव खामोश रहा। चेहरे पर सोचें दिखती रही। फिर कह उठा, मेरा मन नहीं है कुछ करने का। 4 दिन की बात है राघव, सोच लो। 20 लाख कम नहीं होता। तुम किसी अच्छी जगह घर ले सकते हो।
बहरहाल 20 लाख को पाने के लिए राघव तैयार हो गया। एक शर्त है, तुली बोला। मनु और तीरथ इस शर्त को मान चुके हैं। तुम्हें भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। पार्टी चाहती है कि काम के बाद तुम लोगों को ये याद न रहे कि तुम लोगों ने क्या काम किया है। ये कैसे संभव है कि याद न रहे? राघव के होठों से निकला। इन 4-5 दिनों की तुम्हारी याददाश्त मिटा दी जाएगी। 4-5 दिनों की याददाश्त मिटा दी जाएगी? पागल हो क्या? ऐसा भी कभी होता है? आज के वक्त में ऐसा क्या काम है जो नहीं हो सकता? पार्टी के पास इस बात का इंतजाम है। उसका कहना है कि आधे घंटे में ये हो जाएगा। ये पागलपन है। एक हत्या के लिए 1 करोड़ देना भी पागलपन है। लेकिन पार्टी वो भी तो दे रही है, तुली ने कहा। राघव तुली को देखने लगा। कुछ चुप्पी आ ठहरी। हम दोनों को इस बात पर ऐतराज नहीं, तो तुम भी ऐतराज मत करो, मनु बोला। राजी हो जाओ। ये बकवास है, राघव बोला। याददाश्त मिटाने की क्या जरूरत है? हम अपना मुंह बंद रखेंगे। 20 लाख में ये सब काम होंगे। पार्टी की शर्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुली ने कहा। तुम्हें ऐतराज क्यों है? तीरथ बोला। याददाश्त मिटाने के चक्कर में ये लोग कहीं दिमाग को नुकसान न पहुंचा दे, राघव कह उठा। वहम में मत पड़ो। ये काम ऐसे एक्सपर्ट लोग करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुली बोल पड़ा। तुम जानते हो उन्हें? तुली चुप रहा। ठीक है, मैं तैयार हूं, आखिरकार राघव बोला। 20 लाख में कौन तैयार नहीं होगा? तुली, मन्नू, राघव और तीरथ ने उसी रात 1 बजे की फ्लाइट क्रोएशिया की ले ली। पासपोर्ट तैयार हो गए थे और सीट भी रिजर्व हो चुकी थी। जब उनके प्लेन ने क्रोएशिया एयरपोर्ट पर लैंड किया तो वहां शाम के 5 बज रहे थे। सामान के नाम पर उनके पास कपड़ों का एक एक एयरबैग था। जल्दी ही वे एयरपोर्ट से बाहर आ गए। तुली ने फोन किया तो कानों में मोहन सूरी का स्वर पड़ा। हम आ गए हैं, तुली बोला। सैम्यूल होटल का कमरा नंबर 12-13 तुम लोगों के लिए बुक है। बड़ा कमरा है, चारों वहां रह सकते हैं। बाकी के हालात कैसे हैं? तुली ने पूछा। तुम वहां पहुंचो, मैं तुमसे मिलूंगा। तुली ने फोन बंद किया और फिर उन्होंने टैक्सी ली। ड्राइवर को बताया कि सैम्यूल होटल जाना है। सैम्यूल होटल 3रे दर्जे का था। रहने के लिहाज से वो जगह ठीक थी। उन्हें 12-13 नंबर कमरे में पहुंचा दिया गया। अब क्या करना है? मनु ने पूछा। मेरा आदमी अभी मिलेगा, वो शिकार के बारे में खबर देगा, तुली बोला। तुम्हारा आदमी? राघव बोला। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं भी तुम जैसा ही हूँ। नहीं, तुम हम जैसे नहीं हो, राघव ने कहा। हमसे बढ़कर हो। तुमने 2 घंटों में पासपोर्ट तैयार करवा लिया, प्लेन में जगह भी मिल गई। तुम हम तीनों पर पहले से ही नजर रखे हुए थे और तुम जानते हो कि पार्टी कौन है और शिकार कौन है। हम तो कुछ भी नहीं जानते। मैं तुम लोगों को उतनी ही जानकारी दे रहा हूँ जितनी की जरूरत है। ऐसा क्यों? सावधानी के नाते। जब तुमने हमारी याददाश्त मिटा ही देनी है तो फिर हमें सब कुछ बता देना चाहिए। मैं ज़रूरत नहीं समझता, जितनी ज़रूरत है उतना ही जानो। तुम्हारी बातें तो रहस्य पैदा कर रही हैं, तीरथ मुंह बनाकर कह उठा। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सोचों को खामखा की उड़ान मत दो। तुम मुंबई में कहाँ रहते हो? राघव ने पूछा। क्यों? हमसे काम कराकर तुम गायब हो गए तो हम 20 लाख किससे लेंगे? मैं हर वक्त तुम लोगों के साथ हूँ। हम सब साथ में इंडिया लौटेंगे, तुली बोला। तुम्हें अपना पता बताने में ऐतराज है? ये मत भूलो कि काम के बाद तुम लोगों की इन दिनों की याददाश्त भी मिटानी है, इसलिए मैं तुम लोगों को साथ ही लेकर जाऊंगा। मतलब कि तुम अपना पता ठिकाना नहीं बताना चाहते? मन्नू बोला। जोर दोगे तो मैं गलत बता दूंगा। बेकार है इससे कुछ भी पूछना, तीरथ कह उठा। मैं तो नहाने जा रहा हूँ। उसके बाद वे नहाने धोने में लग गए। तभी मोहन सूरी का फोन तुली को आया। बाहर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ब्रिगेडियर छिब्बर की कोई खबर? तुली ने मोहन सूरी से पूछा। नहीं, उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी आज ही क्रोएशिया पहुंचा है। ब्रिगेडियर छिब्बर ने ड्यूक हैरी से मुलाकात करनी है, जो कि एक नाइट क्लब में होगी, परंतु हमें ये नहीं पता कि वो कब मिलने वाले हैं, मोहन सूरी ने कहा। तुम्हें पता करना चाहिए कि मेरे लोग ड्यूक हैरी पर निगाह रख रहे हैं। हमें मालूम हो जाएगा ब्रिगेडियर छिब्बर से उसकी मुलाकात होने का। मालूम हो जाएगा? ये तुम क्या कह रहे हो? हमने उन्हें मिलने नहीं देना है। ब्रिगेडियर छिब्बर की खबर हमें पहले चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पता था? ये पता है। मैं छिब्बर का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ।
हद कर दी तुमने। मैं पूरी तैयारी के साथ क्रोशिया आ पहुंचा हूं और तुम कोशिश की बात करने को कह रहे हो। तुली ने कहा। मैं शायद तुम्हें जल्दी ही खबर दूं। वे आज भी मिल सकते हैं? तुली ने पूछा। संभव है। तो मैं अब क्या करूं? तुम्हें मेरे लिए रास्ता तैयार रखना चाहिए था। तुम अपने लोगों के साथ हर शाम उसी नाइट क्लब में बिताओ। मोहन सूरी ने ब्रिगेडियर छिब्बर की तस्वीर निकालकर तुली को दी। ये अपने साथियों को दिखा देना कि ये शिकार है। तुम 4 हो। जब भी ब्रिगेडियर वहां पहुंचा तो उसे पहचान लोगे। इस बीच मुझे कोई खबर मिली तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। अब हम सिर्फ फोन पर ही बात करेंगे, मिलेंगे नहीं। उस नाइट क्लब के बारे में बताओ कि वो कहाँ है। मोहन सूरी ने बताया। हथियार? तुली बोला। उधर पार्किंग में 7245 नंबर की गाड़ी खड़ी है। उसकी डिग्गी में टेलीस्कोपिक गन और रिवॉल्वर है। कार पड़ी है और तुम चारों के लिए बहुत है। उसे जब भी चाहो कहीं भी छोड़ देना। वो चोरी की है और उसका नंबर बदल रखा है। मोहन सूरी चला गया। तुली वापस होटल के कमरे में पहुंचा। हमें अभी एक नाइट क्लब में जाना है। वहां पर हमारा शिकार आया हो सकता है। तुली ने कहा। यह शिकार की तस्वीर है। मनु, राघव और तीरथ ने ब्रिगेडियर छिब्बर की तस्वीर देखी। हिंदुस्तानी है? तीरथ बोला। हाँ, तुली ने कहा। तुम बाहर किसी से मिलकर आए हो? राघव ने तुली से पूछा। हाँ, हमारा शिकार आज हमें नाइट क्लब में मिलेगा। मनु ने तुली को देखा। पता नहीं, वो वहां आएगा जरूर। आज, कल, परसों, देखते हैं कब। तुली ने सिर हिलाकर कहा। ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। 4 दिन से ज्यादा नहीं। वो कैसे? राघव बोला। शिकार ने जिससे मिलना है वो 4 दिन के लिए आज ही क्रोशिया पहुंचा है, यानी कि मुलाकात 4 दिन में ही होगी। उसी नाइट क्लब में? हाँ, वे जगह बदल भी सकते हैं। मेरे ख्याल में वे वहीं मिलेंगे। इस बात की खबर है मेरे पास। खबर गलत भी हो सकती है। ये मेरी सिरदर्दी है। क्या तुम नहीं जानते कि क्रोशिया में शिकार का ठिकाना किधर है? राघव ने पूछा। बेवकूफी वाले सवाल मत करो। उसका ठिकाना पता होता तो हम उसे नाइट क्लब में क्यों ढूंढते? नाम क्या है शिकार का? मनु ने पूछा। कुछ भी हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुली ने तीनों को देखा। हमने शिकार को नाइट क्लब में किसी से मिलने नहीं देना है। ये क्या बात हुई? या तो हमें बताओ कि वो किससे मिलेगा और हम इस बारे में सतर्क रहें। तुली ने पल भर के लिए सोचा, फिर कह उठा। शिकार अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी से मिलने वाला है वहां, और हमने उसे नहीं मिलने देना। नहीं, उससे पहले ही खत्म कर देना है। अमेरिका का विदेश मंत्री? राघव बोला। क्या तुम सरकारी आदमी हो? नहीं, किसी देश के विदेश मंत्री से मामला वास्ता रखता हो तो क्या वो सरकारी मामला नहीं होगा? वो व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है। तुली बोला। तुम्हें हमें बता देना चाहिए कि शिकार कौन है, ये सब क्या हो रहा है। इससे हमें काम करने में आसानी होगी। जरूरत पड़ी तो ये भी बता दूंगा। हमें उस नाइट क्लब में पहुंचना है। बाहर कार भी है और कार में हथियार भी। उन चारों की आज तीसरी शाम थी उस नाइट क्लब में। वे शाम 7:30 बजे तक वहां आ जाते और 12 बजे तक वहीं रहते, परंतु 2 शामों में तो उन्हें शिकार नहीं दिखा। आज तीसरी शाम थी। तुली के खर्चे पर वे वहां ड्रिंक करते, नर्तकियों का डांस देखते। दूसरी मंजिल पर जुआ घर भी था, वहां भी चक्कर लगा आते, परंतु अधिकतर वे नाइट क्लब की उस जगह पर रहते जहां बार था, जहां से नाइट क्लब की शुरुआत होती थी। वो काफी बड़ा हॉल था। हॉल में टेबल कुर्सियां भी थी और खड़े होकर भी पीने का इंतजाम था। सेल्फ सर्विस भी थी और टेबल सर्विस भी। टेबल सर्विस में युवक युवतियां सफेद ड्रेस पहने व्यस्त दिख रहे थे। रोज की भांति उन्होंने भीतर प्रवेश किया और इधर उधर बिखर गए। तुली ने नजरें घुमाते हुए फोन निकाला और मोहन सूरी से बात की। हम आज भी नाइट क्लब में पहुंच गए हैं। अच्छा किया। तुम्हारी ये खबर गलत भी हो सकती है कि ड्यूक हैरी और छिब्बर ने यहाँ मिलना है। खबर पक्की है। उनका मिलने का प्रोग्राम है भी कि नहीं? है। तुम ब्रिगेडियर छिब्बर का पता नहीं लगा पाए? ये आसान नहीं है। मेरे आदमियों ने होटलों को चेक किया है, वो कहीं नहीं दिखा। किसी प्राइवेट जगह पर वो टिका है। विदेश मंत्री ने वापस कब जाना है? कल शाम के 4 बजे की फ्लाइट से। तुम्हारा मतलब कि क्रोशिया में आज की शाम ही वो?
तुली के माथे पर पल पड़े। सही समझे, फिर तो उसे आज यहाँ आना चाहिए। तुम धोखा खा सकते हो। वो कैसे? नाइट क्लब अपने कस्टमर्स को केबिन भी मुहैया कराता है। घंटे के हिसाब से केबिन का किराया लिया जाता है। ये भी हो सकता है कि उन दोनों ने मुलाकात के लिए कोई केबिन बुक करा रखा हो। बहुत जल्दी ये बात बता दी, तुली कड़वे स्वर में बोला। सॉरी, मैं व्यस्त था, बताना याद नहीं रहा। बेवकूफ हो तुम। अगर उनमें मुलाकात हो चुकी हो तो? तुली का स्वर सख्त हो गया। अभी तक वे दोनों नहीं मिले। मिले होते तो मुझे खबर मिल जाती। ये बात मुझे न बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुली ने कहा और मन्नू, तीरथ और राघव की तलाश में नजरें घुमाने लगा। 5-7 मिनट में वे चारों इकट्ठे थे। क्या हुआ? मनु ने पूछा। यहाँ पर केबिन भी किराए पर मिलते हैं। हमारा शिकार ड्यूक हैरी से केबिन में भी मिल सकता है, तुली ने कहा। ये बात पहले क्यों ना बताई? राघव बोला। मुझे अभी पता चला है। क्या पता वे बीते 2 दिनों में यहाँ किसी केबिन में मिल गए हों, तीरथ ने कहा। मेरी जानकारी के मुताबिक वे अभी तक नहीं मिले। ओह, कल शाम की फ्लाइट से अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी वापस जा रहा है, यानी कि आज की शाम महत्वपूर्ण है। इसका मतलब आज वे मिल सकते हैं, राघव बोला। यहाँ आ सकते हैं। हमें पता करना होगा कि केबिन उन्होंने बुक कराया है या नहीं। कैसे पता करें? तीरथ बोला। ये काम मुझ पर छोड़ दो, मनु बोला। मैं अभी पता लगाता हूँ। अभी तक तो हमारा शिकार यहाँ नहीं पहुंचा। तुली ने तीनों को देखा। नहीं, आज हमें खास सतर्कता की जरूरत है, तुली बोला। फिर मनु को देखा। तुम पता करो कि उनके नाम से कोई केबिन बुक है या नहीं। ड्यूक हैरी का नाम तो पता है, लेकिन इसके लिए शिकार का नाम भी चाहिए, मनु बोला। ब्रिगेडियर छिब्बर, VL छिब्बर, तुली ने कहा। मनु की आंखें सिकुड़ी। चक्कर क्या है? वो बोला। एक तरफ हमारे देश का ब्रिगेडियर, दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्री। तुम कहाँ फिट होते हो? वक्त बर्बाद मत करो, तुली गंभीर स्वर में बोला। मनु वहां से चला गया। राघव और तीरथ तुली को ही देख रहे थे। मामला क्या है? राघव ने शांत स्वर में पूछा। कुछ नहीं, हमने शिकार को खत्म। वो हमारे देश का ब्रिगेडियर है, दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्री। ये मामला व्यक्तिगत नहीं हो सकता। व्यक्तिगत ही है। नहीं, तीरथ ने इनकार में सिर हिलाया। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। मैं बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? जो मुझे पार्टी ने बताया वो ही मैंने तुम लोगों को बताया। पार्टी कौन है? ये बताना मना है। तुम हमसे बहुत कुछ छिपा रहे हो, राघव ने तुली की आंखों में झांका। दोस्तों, हमें सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि पार्टी ने मुझे इस काम का करोड़ रुपया दिया है। उसमें से 20-20 लाख तुम लोगों को मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हम पार्टी के पैसों से ही मौज मस्ती कर रहे हैं। हमारे लिए ये ही बहुत है। हमें भी अपना काम करके पार्टी को दिखाना है कि हम काबिल लोग हैं। तुम सरकारी आदमी हो? राघव ने पूछा। पागल हो क्या? मैं तुम जैसा ही हूँ, और इस वक्त हम सब मिलकर ऑपरेशन टू किल को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद हमें वापस इंडिया लौट चलना है। ये मामूली सा काम है। ये मामूली काम नहीं है। एक तरफ हिंदुस्तान की सेना का ब्रिगेडियर, दूसरी तरफ अमेरिका का विदेश मंत्री, दोनों मिलने जा रहे हैं, और तुम उन्हें मिलने नहीं देना चाहते। उससे पहले ही उस ब्रिगेडियर छिब्बर को शूट कर देना चाहते हो। तुम इसे मामूली कहते हो? तुली चुप रहा। ये हमें बेवकूफ समझता है, तीरथ ने तीखे स्वर में कहा। बरबसी तुली के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। वो गंभीर दिखने लगा। सच बोल, क्या मामला है? राघव ने कहा। नहीं तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो ब्रिगेडियर हमारे देश के गोपनीय राज अमेरिका को बेचने जा रहा है, तुली ने कहा। ओह, तो तुम सरकारी आदमी हो? नहीं, मैं भी तुम जैसा ही हूँ। आनंद फानंद देश की गोपनीय एजेंसी ने मुझे ये काम करने को कहा। तुमने देखा ही कि कैसे आनंद फानंद हमने सब काम किए और क्रोशिया आ पहुंचे। तुली का स्वर सामान्य था। लेकिन सरकारी एजेंसी इतना बड़ा काम बाहर वालों को क्यों सौंपेगी? इस वक्त उनके पास काम के लिए कोई बेहतरीन एजेंट नहीं था, जबकि वक्त गुजर रहा था। राघव और तीरथ की नजरें मिली। मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें काम करने से ऐतराज नहीं होगा। ये देश का काम है। हम ये काम करेंगे, राघव बोला। लेकिन एक बात पक्की है
कि तुम भी सरकारी आदमी हो। मेरे बारे में तुम लोग जो भी सोचो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मनु को देखो, वो कहाँ है और क्या कर रहा है। हर तरफ नजर रखो। आज की रात हमें सतर्क रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो दोनों आज यहाँ आएंगे। मनु ने केबिनों की बुकिंग के बारे में नाइट क्लब के रिसेप्शन से जानना चाहा, परंतु वहां मौजूद युवती ने मीठा सा जवाब दिया कि केबिन बुकिंग की जानकारी हम किसी को नहीं देते, ये प्राइवेट रहता है। मनु वहां से हट गया। ये जानकारी लेना जरूरी था। उसकी निगाह उस वेट्रेस को ढूंढने लगी जिससे हर शाम ही उसकी आंखें चार होती थी और वो मुस्कुरा देती थी। मनु को मालूम था कि वो भी इंडियन है। वो दिखी। मनु फौरन उसके पास जा पहुंचा, दांत फाड़कर मुस्कुराया। वो भी मुस्कुराई। मैं मनु, मनु बोला, मुंबई से। मैं जगदीप कौर, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अमृतसर से। लोग प्यार से मुझे जैनी कहते हैं। जब एक ही देश के दो लोग विदेश में मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। मनु गहरी सांस लेकर बोला, सच में सोनिया गांधी कैसी है? सोनिया गांधी? मनु अचकचाया। वो ही कांग्रेस पार्टी वाली, जैनी ने कहा। वो ठीक है। मनु ने अपने को संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी? वो भी ठीक है। ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम कब से हो क्रोशिया में? 3 दिन से। उससे पहले मुंबई? मतलब कि अभी आए हो। जैनी ने समझने वाले ढंग से सिर हिलाया। मैं तुम्हें 2 दिन से यहाँ देख रही हूँ। जानता हूँ तुम मुझे देखती हो और मुस्कुराती भी हो, क्योंकि हम एक ही देश के हैं। मैं यहाँ पर 5 सालों से हूँ, उसने बताया। 5 सालों से? 20 की थी तो पढ़ने आ गई, उसके बाद वापस नहीं गई। अमृतसर जाने का मन तो बहुत करता है, पर घर वालों से फोन पर ही बात हो जाती है। यहाँ एक दूर के रिश्तेदार है लीवनो में, समझो उसी के पास रहती हूँ। हर शनिवार छुट्टी पर उसके पास चली जाती हूँ। तुम कहाँ ठहरे हो? वो भी बताऊंगा। हम डिनर भी साथ करेंगे जैनी, लेकिन पहले मेरा एक काम कर दो। क्या? केबिन के बारे में पूछना है कि मेरे लिए बुक करा रहे हो? जैनी मुस्कुराई। अभी ऐसी नौबत नहीं आई, पहले सुन तो लो। मुझे मालूम करना है कि ब्रिगेडियर छिब्बर या ड्यूक हैरी, इनमें से कोई भी नाम का केबिन बुक है। वो केबिन नंबर कितना है? मनु ने उसे समझाया। जैनी ने गहरी निगाहों से मनु को देखा। क्या हुआ? मनु के होठों से निकला। चक्कर क्या है? कुछ भी नहीं। चक्कर क्या, एक काम है, प्लीज कर दो। उसके बाद हम डिनर की छोड़, डॉलरों की बात कर। डॉलरों की? हाँ। तो इंडिया से इसी काम के लिए क्रोशिया आया है? हाँ। जो भी काम है उसमें डॉलर भी कमा रहा होगा। हाँ। मनु के होठों से निकल गया। तो तेरा ये काम करने के बदले मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। जैनी मुस्कुराई। हम एक ही देश के हैं और अमृतसर से मुंबई बहुत दूर है। क्या मतलब? अगर तू जलंधर का होता, लुधियाना का होता, तो तेरा ये काम मैं मुफ्त में कर देती। चल, अगर तू चंडीगढ़ या मोहाली का भी होता तो तेरा काम मुफ्त में हो जाता। पर मुंबई तो बहुत दूर है, डॉलर तो मुझे देने ही होंगे, तभी काम होगा। ये तो तूने मुसीबत खड़ी कर दी। क्यों? मेरे पास कुछ भी नहीं है। कंगला है? हाँ। मनु ने एक निगाह उधर डाली जिधर तुली था। कितने मांगती है तू? $100 तो मिलने ही चाहिए। मैं तेरे को 1000 दिलाता हूँ। 1000? जैनी सकपकाई। हाँ, मैं तेरे को तुली नाम के आदमी के पास ले जा रहा हूँ, उसे तू $1000 बोलना। तेरे साथ कोई और भी है? हाँ। चल। दोनों एक तरफ खड़े तुली के पास पहुंचे। तुली ने भरपूर निगाहों से जैनी को देखा। जैनी उसे देखकर मुस्कुराई। इसे $1000 दे दे, मनु ने तुली से कहा। 1000? क्यों? केबिन रिजर्व के बारे में रिसेप्शन वाले नहीं बता रहे। इसे पटाया है, ये पता कर देगी। $1000 मांगती है। इस काम के $1000 ज्यादा हैं। तुली ने जैनी को देखा। मैंने तो 2000 मांगे थे, जैनी बोली। ये तो इसके कहने पर 1000 में मान गई। हाँ, मनु ने फौरन सिर हिलाकर कहा। दे दे। तुम पहले पता करो। तुली वक्त बर्बाद न करते हुए कह उठा। जब जानकारी दोगी तो $1000 मिल जाएंगे। मुझे इस वक्त $1000 दो कि ये काम करे। हम यहाँ काम करने आए हैं, पैसा बचाने नहीं। तुली ने जेब से डॉलर निकाले और 1000 निकालकर जैनी को दिए। जैनी का चेहरा खिल उठा। मनु जैनी का हाथ पकड़े वहां से चल पड़ा।
ये तो मजा आ गया। सब मेरी मेहरबानी है। अब तुम वो जल्दी से पता करो जो मैंने कहा है। ब्रिगेडियर छिब्बर या ड्यूक हैरी किसके नाम से कितना नंबर कैबिन बुक है? ठीक समझी, लेकिन चक्कर क्या है? फिर चक्कर कुछ नहीं है, तुम्हें जो कहा है पता करो। मनु ने मुंह बिगाड़ा। वो तुम्हारा बॉस है? तुली? हाँ, वो जिस तरह पैसे उड़ा रहा है उससे लगता है कि वो कोई गड़बड़ करना चाहता है, जैनी बोली। मनु ने जैनी को घूरा, फिर कह उठा, तुम $1000 वापस दे दो। तुम 100 कह रही थी, मैंने तुम्हें 1000 दिलवाए। और अब ठीक है, नाराज क्यों होता है? डिनर पक्का रहा ना? पक्का। जैनी उसे वहीं रहने को कहकर एक तरफ चली गई। 10 मिनट बाद जैनी लौटी। रात के 10 बज रहे थे तब। आते ही वो बोली, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई केबिन बुक नहीं है। कोई नहीं? तुमने अच्छी तरह चेक किया? $1000 लिए हैं तो डबल अच्छी तरह चेक किया। छिब्बर या ड्यूक हैरी किसी के नाम से केबिन बुक नहीं है। तभी राघव मनु के पास पहुंचा। वो नजर आ गया है। राघव कह उठा, कौन? छिब्बर या? छिब्बर। मन्नू और राघव की नजरें मिली। जैनी ने राघव को देखा। तुम तो काफी लोग हो एक साथ। जैनी कह उठी, मैं तुमसे कुछ देर बाद मिलता हूं जैनी। मनु ने एकाएक मुस्कुराकर कहा, डिनर के लिए? हाँ। कहने के साथ ही मनु राघव का हाथ पकड़े एक तरफ बढ़ गया। तीरथ तुली के पास पहुंचा। तुली की एक टक निगाह ब्रिगेडियर छिब्बर पर थी, जिसने कि अभी अभी बार काउंटर से पैक लिया था और वहीं खड़ा हॉल में नजरें दौड़ाता गिलास में से छोटे छोटे घूंट भर रहा था। तुमने शिकार को देखा? तुली शांत स्वर में बोला। देख चुका हूं, तीरथ ने कहा। तुली ने कोट से एक पेपर लिफाफा निकाला और तीरथ को दिया। तुम अच्छे निशानेबाज हो, इसमें साइलेंसर लगी रिवॉल्वर है। तीरथ ने लिफाफा थाम लिया। काम के बाद होटल पहुंचना, वहीं मिलेंगे। तीरथ खामोशी से तुली के पास से हटता चला गया। तभी मनु और राघव उसके पास आ पहुंचे। हमने उसे देख लिया है, मनु बोला। तुम दोनों मेरे पास ही रहो, तुली ने कहा। तभी उन्होंने देखा कि ब्रिगेडियर छिब्बर गिलास थामे तेजी से एक तरफ बढ़ने लगा है। तुली की निगाह दूसरी तरफ घूमी तो होठ कस गए। ड्यूक हैरी भी वहां आ पहुंचा था। वो उसी की तरफ बढ़ रहा था। ड्यूक हैरी ने ब्रीफकेस थाम रखा था। ड्यूक हैरी भी आ गया, तुली के होठों से निकला। वे मिलने वाले हैं। तुम मुझे रिवॉल्वर दो, राघव ने जल्दी से कहा। तीरथ शूट करने गया है, तुली कह उठा। उसे अब तक काम कर देना चाहिए था। वे दोनों पास पहुंच गए। मिल रहे हैं, मनु बोला। तुली का चेहरा कठोर हो चुका था। उनके देखते ही देखते ब्रिगेडियर और अमेरिकन विदेश मंत्री ने हाथ मिलाया और पास ही टेबल पर बैठ गए। तुली की कठोर निगाह उन दोनों पर थी। ये अमेरिका का विदेश मंत्री अकेला आया है यहाँ? राघव बोला। इसके साथ के लोग बाहर खड़े होंगे। यहाँ तो इसे 2 मिनट से ज्यादा का काम नहीं। तुली होठ भींचे कह उठा। तीरथ ने अभी तक अपना काम नहीं किया, मनु कह उठा। उनके देखते ही देखते ब्रिगेडियर छिब्बर ने कोट की जेब से एक लिफाफा निकाला और ड्यूक हैरी को दे दिया। ये गलत हुआ, तुली बेचैन सा कह उठा। मनु, तीरथ को तलाश करो और उसे कहो दोनों को खत्म कर दे। ठीक, वो सफल न हो सके तो ये काम तुम्हें करना है। जो बचे उसे तुम शूट कर देना और होटल पहुंचना। कहने के साथ ही उसने मनु की जेब में फुर्ती के साथ रिवॉल्वर डाल दी। मनु तुरंत वहां से दूर हटता चला गया। अब एक एक पल बीतना भारी लगने लगा था। राघव, तुली गंभीर धीमे स्वर में बोला। वे दोनों अब मरने वाले हैं। इस वक्त जो लिफाफा ड्यूक हैरी के हाथ में है वो मुझे चाहिए। उस लिफाफे को तुमने ले भागना है और होटल पहुंच जाना है। राघव ने सिर हिलाया और तुली के पास से हट गया। तुली बार काउंटर पर पहुंचा और एक पैग लिया। नजरें छिब्बर और हैरी पर थी और उसी पल उसने ब्रिगेडियर छिब्बर को टेबल से टकराकर कुर्सी से नीचे गिरते देखा। तुली समझ गया कि इसका काम हो गया है। ऐसा होते ही ड्यूक हैरी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। लिफाफा उसके हाथ में था। इसी पल उसकी छाती पर 2 लाल से धब्बे उभरते देखे, फिर उसे नीचे गिरते देखा। किसी को नहीं पता चला था कि वहां कुछ हो गया है। इसी पर ड्यूक हैरी की लाश के पास राघव दिखा। राघव ने ड्यूक हैरी की लाश के पंजे में फंसा वो लिफाफा लिया
और आगे बढ़ता चला गया। तुली ने मुंह फेर लिया। तीरथ, मनु और राघव ने सफलता से अपना काम पूरा किया था। उसने सही लोग चुने थे। जब बैग समाप्त करके वो बाहर की तरफ बढ़ा, तब तक वहां 2 हत्याएं होने का शोर पड़ चुका था। अफरा तफरी मच गई थी। तुली पार्किंग में खड़ी कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मिनट भर तुली खामोशी से बैठा, सोचों में डूबा रहा। नाइट क्लब से उठता शोर बाहर तक आ रहा था। कई लोग बाहर आ चुके थे। कुछ कारें स्टार्ट करते हुए वहां से निकल जाने की फिराक में थे। तुली ने कोट की जेब से मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा, परंतु इस बात का उसे जरा भी एहसास न हुआ कि कार के पीछे वाली सीट पर मनु मौजूद है। काम खत्म होते ही मनु पार्किंग में खड़ी कार की पीछे वाली सीट पर आ बैठा था, जबकि तुली ने उसे होटल पहुंचने को कहा था। मनु तो ये सोचकर कार में आ गया था कि तुली ने भी होटल वापस ही जाना है। जब कार चल पड़ेगी तो तुली को अपने वहां होने का एहसास दिला देगा। तब तुली उसी रास्ते में तो उतारने से रहा। बहरहाल ये सब मनु की अपनी सोचे थी। तुली ने फोन पर बात की। जिन बात होते ही तुली ने कहा, दीवान से बात कराओ, कोड नंबर 273। तुली बोला। चंद पलों बाद ही दीवान का स्वर कानों में पड़ा। कहो तुली। ऑपरेशन टू किल सफलता से पूरा हुआ। गुड। दीवान की आवाज कानों में पड़ी। अपने लोग ठीक हैं? सब ठीक रहा। पेपर्स हमारे पास वापस आ गए। वहां क्या क्या हुआ मुझे बताओ। पीछे वाली सीट पर मौजूद मन्नू तुली और दीवान की आवाजें स्पष्ट सुन रहा था। तुली ने सब कुछ बताया। तुमने अपने पीछे खतरा छोड़ दिया तुली। वो जैनी नाम की लड़की। जैनी हमारे बारे में कुछ नहीं जानती, तुली ने कहा। वो तुम्हारे, मनु और राघव के चेहरों से वाकिफ है। वो जान चुकी होगी कि ये काम तुम लोगों ने किया है। तुली के होठ भींच गए। तुली, दीवान की आवाज कानों में पड़ी। सुन रहा हूं। ये अब ब्रिगेडियर छिब्बरी नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री की भी हत्या का मामला है। CIA जैनी तक पहुंच सकती है। तुम ठीक कहते हो। जैनी को फौरन खत्म कर दो। ठीक है, मैं अभी जैनी को ढूंढता हूं। एक बात और। दीवान की आवाज कानों में पड़ रही थी। क्या? वे तीनों हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मन्नू, राघव, तीरथ की बात कर रहे हो? हाँ, वे। उनकी तो याददाश्त साफ कर देनी है हमने कि ये काम उन्होंने किया है, तुली बोला। मेरे ख्याल से तो उन्हें क्रोशिया में शूट करके वापस इंडिया लौट आओ। इस तरह ये गलत होगा दीवान। उन्होंने हमारा काम किया है और हमारे पास कोई ठोस वजह नहीं है कि उनकी जान ली जाए। कुछ चुप्पी के बाद दीवान की आवाज आई। वे तीनों तुम्हारे बस में हैं? हाँ, ठीक है, उन्हें लेकर इंडिया पहुंचो। तुम्हारे आने पर ही उनके बारे में फैसला करेंगे। उन तीनों को जान से नहीं मारा जाएगा। उन्होंने सफलता से जिनका काम किया है। वे कागजात जला दो जिन्हें तुमने हासिल किया है। जला दूंगा। सबसे पहले उस लड़की जैनी को खत्म करो। वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तुली ने फोन बंद किया और कार से बाहर निकलकर नाइट क्लब के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे वाली सीट पर बैठे मन्नू के होश गुम हो गए थे। जिन? वो नहीं जानता था कि इंडिया की सरकारी संस्था जिन के लिए काम कर बैठा था। तुली और वो दीवान जिन संगठन के ही लोग थे। उसने साफ साफ सुना था कि दीवान उन तीनों को खत्म करने को कह रहा था, जबकि तुली इस बात से इनकार कर रहा था। तो दीवान ने कहा कि उनके वापस आने पर ही फैसला किया जाएगा इस बात का। मिलने वाले 20 लाख तो मन्नू भूल ही गया था। अपनी जान का खतरा उसे लगने लगा था। राघव और तीरथ जाने किधर थे, वरना ये बात उन्हें भी बताता। जैनी? तुली जैनी को मारने नाइट क्लब के भीतर गया था। जैनी उसे प्यारी लगने लगी थी। वो मर जाएगी, तुली उसे मार देगा। नहीं, जैनी को बचाना होगा। उसने ही जैनी को इस काम में लाने के लिए तैयार किया था। वो मरी तो उसकी मौत उसके सिर होगी। मनु कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने स्पष्ट महसूस किया कि उसकी टांगें हौले हौले कांप रही हैं। पुलिस की कारें सायरन बजाती नाइट क्लब पहुंचने लगी थी। बहुत शोर हो रहा था, लेकिन मनु को जैनी की चिंता थी कि तुली उसे शूट न कर दे। अगर उसे पहले मालूम हो जाता कि ये काम जिन से वास्ता रखता है, तो इस काम में कभी हाथ न डालता। परंतु वो वक्त निकल चुका था। अब बात जैनी की थी, उसे बचाना था। जैनी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा।
मनु ने जैनी को तुली से पहले ढूंढ निकाला। तुली से पहले इसलिए कि जैनी उसे जिंदा मिली। तुली ने उसे ढूंढा होता तो साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से खामोशी से जैनी को शूट करके वो खिसक चुका होगा। मन्नू की जान में जान आई जैनी को ठीक देखकर। जैनी का चेहरा फक पड़ा हुआ था। मन्नू को देखते ही जैनी की हालत और बुरी हो गई। मन्नू जैनी को लेकर एक तरफ पहुंचा। तो तुमने मारा उन दोनों को? जैनी ने घबराए स्वर में कहा। मुझे मालूम हो गया है कि उनमें से एक अमेरिका का विदेश मंत्री ड्यूक हैरी था। तुम्हें लगता है कि मैंने मारा होगा उन्हें? मनु ने बात को संभालने की कोशिश की। तुम उन दोनों के बारे में पता कर रहे थे। मैं इस बात की गवाह। तुम खतरे में हो। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। क्या? वो चीख उठी। हाँ, मैं धोखे में रहा। मुझे लगा मैं शरीफ लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन वे हत्यारे निकले। मनु ने झूठ कहा। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुली की, जिसने तुम्हें $1000 दिए थे। वो तुम्हें गोली मारने के लिए ढूंढ रहा है। कि क्यों? क्योंकि तुम उसे, मुझे और राघव को पहचानती हो। उसे डर है कि उनके बारे में तुम पुलिस को बता दोगी। हाँ, मैं बताने ही वाली थी। पागलपन मत करो, यहाँ रुको भी मत। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। निकल चलो यहाँ से। वो कभी भी यहाँ आ सकता है। ओह! जैनी पूरी तरह घबरा चुकी थी। नाइट क्लब के बाहर निकलने के लिए कोई चोर रास्ता है? हाँ, उधर है। आओ मेरे साथ। दोनों नाइट क्लब के पीछे के रास्ते से बाहर निकले। तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, जैनी गुस्से से बोली। मुझे क्या पता था कि ये सब होगा? मनु ने गहरी सांस ली। पीछे की गली में खड़ी एक छोटी कार के पास पहुंचे वे। ये तुम्हारी कार है? हाँ, वो दरवाजा खोलकर भीतर बैठती कह उठी। मनु ने भी दरवाजा खोला तो सीट पर बैठती वो बोली, तुम मेरे साथ क्यों चल रहे हो? मुझे भी उससे खतरा है, तुली से। वो मुझे भी मार देगा। भीतर बैठता मनु कह उठा। जैनी कार स्टार्ट करते बोली, तुम्हें क्यों खतरा है? तुम तो उसके साथी हो। मैं उसका साथी नहीं हूँ। उसने धोखे से मुझे अपने काम में फंसा लिया, इंडिया से यहाँ ले आया। जैनी ने कार आगे बढ़ा दी। मैं नहीं मानती। कार गली से निकलकर सड़क पर आ गई। मेरी बात का यकीन करो जैनी, इंडिया में उसने मुझे कहा कि क्रोशिया में मुझे काम दिलाएगा। इधर पहुंचकर बोला कि ब्रिगेडियर छिब्बर और ड्यूक हैरी नाइट क्लब में आने वाले हैं। उनके बारे में पता करो। ये भी पता करो कि मिलने के लिए उन्होंने केबिन तो बुक नहीं कर रखा। अब मुझे क्या पता कि उसका इरादा क्या है। मैंने उसे गोली चलाते देखा था। किसे? मैं उसका नाम नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे गोली चलाते देखा। उसने उन दोनों को मारा था। मनु ने गहरी सांस ली। जैनी उसे, राघव, तीरथ सबको पहचान चुकी थी। तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे मारने आ रहा है? जैनी ने पूछा। मैं क्लब से बाहर निकलकर बाहर खड़ी उसकी कार के पीछे वाली सीट पर जा बैठा था। वहाँ अंधेरा था। वो आया और कार में बैठकर फोन पर किसी से बात करने लगा। मैंने उसकी सारी बातें सुनी। उसके बाद वो कार से निकलकर तुम्हें मारने क्लब के भीतर आ गया, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए भीतर दौड़ा। मुझे तो डर था कि उसने तुम्हें मार न दिया हो। तुम मुसीबत हो। ऐसा मत कहो। मैंने तुम्हें उससे $1000 दिलवाए थे। वहीं से तो मुसीबत शुरू हुई, जैनी तीखी स्वर में बोली। और मनु झूठ सच बोलकर जैनी के साथ चिपके रहना चाहता था, क्योंकि ये उनके लिए अजनबी देश था। उसे अपनी जान बचानी थी। तुली उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगा। वे लोग उसकी जान ले सकते थे। तुली और दीवान की बात उसने स्पष्ट सुनी थी। राघव और तीरथ होटल जा रहे होंगे। वो उन्हें भी बताना चाहता था कि तुली से उन्हें जान का खतरा है, परंतु अब ये बात बताने के लिए होटल तक जाने का खतरा नहीं मोल ले सकता था। तुम अब उतर जाओ मेरी कार से। हम नाइट क्लब से दूर आ चुके हैं, जैनी बोली। उतर जाऊं? मन्नू के होठों से निकला। ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ किसी को जानता नहीं। कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाओ। हम एक ही देश के हैं और परदेश में हैं। मुसीबत की इस घड़ी में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरा कोई घर नहीं है। कोई बात नहीं, तुम जहाँ रहोगी वहीं मैं रह लूंगा। अभी मैं इंडिया वापस नहीं जाना चाहता। 2-4 महीने यहीं गुजारना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़रूरत है। तुम्हारी तरह मेरी जान को भी खतरा है। अजीब मुसीबत है।
जैनी उखड़ी स्वर में बड़बड़ा उठी। क्रोएशिया से 200 किलोमीटर की दूरी पर लिवनो नाम का छोटा सा शहर पड़ता था। जैनी सीधी वहां पहुंची। वहां उसकी 70 बरस की बूढ़ी दूर की रिश्तेदार रहती थी। उसका पति 10 साल पहले मर चुका था। 2 कमरे का घर था और कुछ दूरी पर बाजार में उसकी छोटी सी दुकान थी। गुजारे के लिए वो इस उम्र में भी दुकान खोलती थी। जैनी ने मनु का परिचय उसे ये कहकर कराया कि वो पंजाब से ही आया है और वह उसे पहले से जानती है। बहरहाल मनु वहीं टिक गया। बूढ़ी रिश्तेदार के कहने पर जैनी दुकान पर जाकर बैठने लगी, क्योंकि बूढ़ी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और सप्ताह भर बाद ही बूढ़ी को दिल का दौरा पड़ा। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद वो चल बसी। बाद में पता चला कि वसीयत में उसने दुकान और फ्लैट जैनी के नाम कर रखा है। फिर वहीं जैनी और मनु रहने लगे। दिल मिल गए, जिस्म मिल गए, दोनों की अच्छी पटने लगी। इंडिया को जैसे भूल ही गया था मनु। दोनों दुकान पर जाते और काम करते, खर्चा निकल जाता था। जैनी के साथ मनु के 7 साल कैसे निकल गए पता न चला। इस दौरान जैनी को पता चल चुका था कि मनु क्या करने क्रोएशिया आया था, लेकिन दोनों में बढ़िया पट रही थी। जैनी ने उसकी बीती जिंदगी पर कोई ऐतराज न उठाया। दोनों को जैसे एक दूसरे का ही सहारा था। परंतु 8वें साल मनु को जुए की बुरी आदत पड़ गई। लिवनो में 3 कैसीनो थे। वो मशीनों पर जुआ खेलने जाने लगा। एक बार जीतता और 10 बार हारता। जैनी उसकी इस आदत से परेशान रहने लगी थी। जो भी कमाई होती मनु जुए में उड़ा देता। वो पैसा कम पड़ने लगा तो उसे किसी ने मार्शल नाम के आदमी से मिला दिया, जो कि दादा था लिवनो का। साल भर में ही उसने मार्शल से $65,000 ले लिए, परंतु लौटाने का कोई रास्ता न था। मार्शल ने $65,000 पर $35,000 ब्याज लगा दिया, यानी कि उससे पूरे $1,00,000 मांगे। वो कहाँ से देता? मार्शल ने जैनी को उठवा लिया और कहा कि वो 1 महीने में पैसा लौटा दे, वरना उसे गोली मार दी जाएगी और दुकान फ्लैट वो ले लेगा। मनु को जैनी से सच्चा प्यार था। जैनी से अलग अलग रहने की तो वो सोच भी नहीं सकता था, परंतु $1,00,000 कहाँ से लाए? बहुत बड़ी रकम थी ये। उसे अफसोस हुआ कि क्यों जुआ खेलने के चक्कर में पड़ा। सब कुछ तो ठीक चल रहा था। जैनी को वो हर हाल में बचाना चाहता था, परंतु रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तीसरे चौथे दिन उसे रास्ता दिखा। वो रास्ता जिसके बारे में उसे सोचना भी पसंद नहीं था, परंतु मजबूरी थी कि वो अब कुछ करे। 8 साल पहले के अखबार उसने अब तक संभाल रखे थे, जिसमें नाइट क्लब में हुई हत्याओं के बारे में खबरें छपती रहती थी। जब CIA ने बहुत कोशिश की थी कि अपने देश के विदेश मंत्री के हत्यारे तक पहुंच सके, परंतु CIA को कोई कामयाबी नहीं मिली थी। CIA ने अखबारों में इनाम की भी घोषणा की थी कि कोई खबर दे, परंतु कोई फायदा न हुआ था। और मनु के पास तो सारे मामले की पूरी जानकारी थी। $1,00,000 की जरूरत ने ही उसे CIA चीफ टॉम लैरी को न्यूयॉर्क फोन करवाया था और $10,00,000 की मांग रखी थी ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में सारी जानकारी देने के लिए। वो जानता था कि उसने ठीक नहीं किया ऐसा करके, लेकिन जैनी को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। मनु ने गहरी सांस ली और सोचों से बाहर आ गया। घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज रहे थे। सुबह उठना भी था। वो सोने का प्रयत्न करने लगा, परंतु मस्तिष्क में फंसी सोचें दौड़ रही थी। जैनी, $10,00,000, माइक, टॉम लैरी और कभी कभी तुली की भी याद आ जाती थी उसे। अगले दिन शाम 5 बजे तक मनु ने दुकान खोली। वह सब कुछ सामान्य दर्शाना चाहता था दूसरों को। अभी ये खबर आम नहीं हुई थी कि मार्शल ने जैनी को उठा लिया है और उसकी जुए की लत की वजह से उसने मार्शल का $1,00,000 देना है। ऐसी बात खुलना उसके हक में अच्छा नहीं था। $1,00,000 जैसी बड़ी रकम उसे कोई उधार नहीं देगा। लेकिन अब उसकी चिंता काफी कम हो गई थी। CIA चीफ टॉम हैरी ने 10 लाख देने की हाँ कर दी थी। बदले में उसे ऑपरेशन टू किल की सारी जानकारी देनी थी, जिसे CIA हासिल नहीं कर पाई थी। परंतु मनु जानता था कि इसमें भारी खतरा था। जिन के हाथ भी लंबे थे और उसे इस बात की हवा मिल सकती थी कि 8 साल पुराने मामले में फिर कोई हलचल होनी आरंभ हो गई है। ऐसा हुआ तो उसके हक में बुरा होगा।
उसे हर काम सावधानी से करने की जरूरत थी। माइक से बहुत संभल कर सावधानी से मिलना होगा। 5 बजे दुकान बंद करने के बाद उसने कार पर लिवनो से क्रोशिया का सफर पूरा किया। रास्ते में सोचता रहा था कि क्या जिन्न ने राघव और तीरथ की जान ले ली होगी। उसके न मिलने पर तुली की क्या हालत हुई होगी। उसे ढूंढा तो बहुत होगा, जैनी को भी ढूंढा होगा, परंतु वो दोनों लिवनो में सुरक्षित रहे। मनु इस मामले के बारे में जिंदगी में कभी सोचना भी नहीं चाहता था, परंतु अब हालात बदल चुके थे। जैनी को बचाने के लिए उसे $1,00,000 की हर हाल में जरूरत थी। जैनी उसकी जिंदगी की अहम जरूरत बन चुकी थी। मनु ने जब उस नाइट क्लब की पार्किंग में कार रोकी तो 7:45 बज रहे थे। इंजन बंद करके मनु कार में ही बैठा रहा और नजरें दौड़ाता रहा। अंधेरा हो गया था। 8 साल पहले की पुरानी यादें फिर ताजा हो उठी। उस रात के बाद से वो आज ही यहाँ आया था। जाने क्या होगा। कुछ घबराहट तो हुई, परंतु हिम्मत बांधकर वो कार से बाहर निकला और प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि कोई खतरा नहीं है, परंतु उसे नहीं मालूम था कि खतरा ही खतरा है हर तरफ। जिन सतर्क हो चुका है और उस नाइट क्लब पर उसकी पूरी नजर है। उसके कदम बड़ी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने नाइट क्लब के बार हॉल में कदम रखा, ठिठक कर हर तरफ देखा। 8 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल दिया गया था। पहचान में नहीं आ रहा था कि ये वो ही नाइट क्लब है। मनु बार काउंटर पर पहुंचा और लार्ज पैक का ऑर्डर दिया। उसके बाद उसकी निगाहें हॉल में जाने लगी। आज माइक को यहाँ होना चाहिए था। यहाँ 50 से ज्यादा लोग थे और वो नहीं जानता था कि माइक उनमें कौन हो सकता है। क्या पता वो यहाँ है भी या नहीं। इस वक्त माइक को पहचानना उसके लिए समस्या थी। पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। माइक को पहचानने के लिए उसे न्यूयॉर्क CIA चीफ टॉम लैरी को फोन करना होगा, तभी माइक के बारे में कुछ पता चल सकता था। पैक समाप्त करके उसने पेमेंट दी और बाहर की तरफ बढ़ गया। नाइट क्लब की 7 वाली बिल्डिंग में पब्लिक फोन लगा था। वहां से उसने अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हुए न्यूयॉर्क CIA के ऑफिस फोन किया। उसने हिसाब लगा लिया था कि इस वक्त न्यूयॉर्क में दिन का 1 बज रहा है। पहले उसकी सूजी से बात हुई, फिर टॉम लैरी से। क्या तुम माइक से मिले? उधर से चीफ लैरी ने पूछा। मैं उसे नहीं पहचानता, लेकिन इस वक्त वो उसी नाइट क्लब में होगा। क्रोशिया में इस वक्त कितना बजा है? चीफ लैरी की आवाज कानों में पड़ी। शाम की 8:30। मनु ने कहा। माइक उसी नाइट क्लब में? मैं भी वही हूँ, लेकिन उसे पहचानूं कैसे? क्या उसके पास मोबाइल है? हाँ, तुम उसका नंबर नोट करो। इसके साथ ही लैरी ने माइक का फोन नंबर उसे बताया। शुक्रिया। क्या तुम माइक से मिलने जा रहे हो? शायद, लेकिन तुम अभी उसे फोन मत करना। मैं उसे फोन करने जा रहा हूँ। मनु ने फोन काटा और माइक का नंबर मिलाया। एक बार में ही दूसरी तरफ बेल जाने लगी। हेलो। फिर उधर से आवाज कानों में पड़ी। माइक? मनु बोला। यस, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिससे मिलने तुम क्रोशिया में आए थे, मनु ने शांत स्वर में कहा। ओह, मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे चीफ से। कहाँ हो तुम? नाइट क्लब के बाहर। मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, मनु ने कहा। मैंने काला सूट पहन रखा है और मेरे हाथ में छोटा सा सुर्ख रंग का ब्रीफकेस है। मैं तुम्हें बार काउंटर के पास मिलूंगा। तुम बाहर आ जाओ। बाहर? आ जाओ, मैं मिल लूंगा तुमसे, कहकर मनु ने फोन बंद कर दिया। बूथ से निकलकर मनु वापस नाइट क्लब की बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। मस्तिष्क में कई तरह के विचार बन बिगड़ रहे थे। वो बेचैन और व्याकुल हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि ऑपरेशन टू किल की सत्यता अमेरिका को बताए, परंतु मजबूरी भी थी। जैनी को मार्शल के हाथों से बचाना भी था। जैनी की जरूरत थी उसे। मनु नाइट क्लब की इमारत से बाहर पहुंचा। वहां रोशनी भी थी और अंधेरा भी। नाइट क्लब का माथा सजा हुआ था। एक तरफ पार्क की गई कारों की कतारें मध्यम रोशनी में नजर आ रही थी। मनु ने हर तरफ नजरें घुमाई। कई लोग खड़े थे, कुछ आ जा रहे थे। एक तरफ 30 बरस का काला सूट पहने स्मार्ट सा दिखने वाला युवक दिखा, जिसके हाथ में ब्रीफकेस था, जबकि मनु इस वक्त काफी हद तक कम रोशनी वाले हिस्से में खड़ा था। वो ब्रीफकेस वाला उसकी तरफ ही देख रहा था कि मनु ने हाथ हिलाकर इशारा किया। वो अपनी जगह से हिला
और ब्रीफकेस थामे मनु की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से माइक आया और उसके साथ चलने लगा। तुम हो? माइक बोला। नाम? मनु ने चलते हुए पूछा। माइक, तुम्हारी कार है यहाँ? उस तरफ। चलो तुम्हारी कार में बैठते हैं, मनु ने कहा। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था वो। तुम्हारा नाम? माइक ने पूछा। जल्दी क्या है, मालूम हो जाएगा। वैसे मैं अपने बारे में बताना नहीं चाहता। सब कुछ बताओगे तो अपने बारे में भी बताओगे ही, माइक बोला। मनु खामोश रहा। दोनों पार्किंग में खड़ी एक कार के पास पहुंचे। माइक ने चाबी लगाकर कार का दरवाजा खोला। तुम आगे बैठो, मनु बोला और पीछे वाली सीट पर जा बैठा। माइक आगे बैठा और दरवाजा बंद करता हुआ कह उठा। तुम किससे डर रहे हो? उन लोगों से जिन्होंने ब्रिगेडियर छिब्बर और ड्यूक हैरी को मारा था। वे भी CIA जैसे ही खतरनाक हैं। कौन है वे? अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूं, मनु ने शांत स्वर में कहा। तो $10 लाख लाए हो? हाँ। ब्रीफकेस में? खोल कर दिखाओ। माइक ने ब्रीफकेस खोला। भीतर $100 की गड्डियां ठुसी पड़ी दिखी। $10 लाख पूरे हैं? मनु कह उठा। हाँ। डॉलर असली है? पूरी तरह। मनु ने एक गड्डी उठाई और फुरेरी दी डॉलरों को। फिर माइक को देखा। माइक उसे ही देख रहा था। पार्किंग के इस हिस्से में काफी अंधेरा था। वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। मुझे कैसे यकीन हो कि ये डॉलर असली हैं? मनु बोला। तुमने कैसे सोचा कि CIA नकली डॉलर देगी तुम्हें? माइक ने कहा। क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है, मनु ने कहा और गिनकर 10 गड्डियां निकाली। फिर बोला, ब्रीफकेस बंद कर लो। ये 10 गड्डियां मैं साथ ले जा रहा हूं ताकि चेक कर सकूं कि डॉलर असली ही हैं। तो क्या तुम जा रहे हो? माइक उलझन भरे स्वर में बोला। हाँ, हमें बात करनी चाहिए। तुम मुझे ड्यूक हैरी के हत्यारों के बारे में बताने वाले हो। नकली डॉलर लेकर नहीं, ये असली हैं। वो ही देखने के लिए $1 लाख में साथ ले जा रहा हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। नहीं कर सकता, मनु ने कहा और गड्डियों को अपने कपड़ों में ठूसने लगा। माइक कुछ पल खामोश रहा। मेरी नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्या करने वाले हो। डॉलर चेक करने हैं तो एक गड्डी ही बहुत है, तुम 10? क्या पता तुमने असली नकली डॉलर मिक्स न कर रखे हों। क्या बकवास है, माइक उखड़ा। ये सब असली हैं। तुम्हें काम की बात शुरू कर देनी चाहिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है। डॉलरों की 10 गड्डियों को वो अपने कपड़ों में छिपा चुका था। चलूंगा अब। फिर कब मिलोगे? कल फोन करूंगा। सब ठीक होगा तो तुम्हें जल्दी मिलूंगा। तुम जानबूझकर बात को लंबा कर रहे हो। हमें मुद्दे पर आ जाना चाहिए, माइक झल्लाया। मनु ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसका दिल जोरों से बज रहा था। $1 लाख हाथ में आ गए थे, आसानी से आ गए थे, और अब दोबारा माइक से मिलने का उसका कोई इरादा नहीं था। माइक भी बाहर निकला। मुझे अपना चेहरा दिखाओ, माइक बोला। क्यों? तुम $1 लाख बिना कुछ बताए ले जा रहे हो। ऐसे में कम से कम तुम्हारा चेहरा देखने का तो हकदार बनता ही हूं। विश्वास नहीं मुझ पर? मनु बोला। तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो तो मैं तुम पर क्यों करूं? तुम डॉलरों के असली होने के बारे में संदेह कर रहे हो। मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा, तभी तुम्हें डॉलर ले जाने दूंगा, माइक ने दृढ़ता से कहा। मैं तुमसे दोबारा जल्दी ही मिलने वाला हूं। बेशक मिलो, परंतु अपना चेहरा दिखाओ ताकि मैं तुम्हें दोबारा अच्छी तरह पहचान सकूं। इस दौरान माइक ने जेब से लाइटर निकाल लिया था। उसने लाइटर जला दिया। मनु उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, परंतु माइक देखना चाहता था। लाइटर की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को देखा। इंडियन हो? माइक लाइटर बंद करते कह उठा। 100%। मैं चलता। तभी पास की कार के पीछे सरसराहट हुई। मनु के शब्द अधूरे रह गए। माइक भी चौंका। अंधेरे में दोनों की नजरें मिली, फिर दोनों ही आहट की तरफ झपटे। वो दिख गया। अंधेरे में 2 कारों के बीच वो दुबका हुआ था। ये हमारी बातें सुन रहा था, माइक ने दांत भींचकर कहा, और रिवॉल्वर उसके हाथ में नजर आने लगी। मनु का दिल धड़का। खुद को फंसा पाकर वो जो भी था सीधा खड़ा हो गया। रिवॉल्वर निकालने की कोशिश मत करना, माइक उस पर गुर्राया। फिर मनु से बोला, तुम इसकी तलाशी लो। मनु फौरन आगे बढ़ा। उसकी तलाशी ली। रिवॉल्वर मिला जो कि उसने अपनी जेब में डाल लिया। कौन हो तुम?
माइक ने दबी गुर्राहट में पूछा। रुको, मनु जल्दी से बोला। लाइटर जलाओ। माइक ने दूसरे हाथ से लाइटर जलाया। मनु ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा और उसकी आशंका सही निकली। वो कोई इंडियन था। जिन। मनु के मस्तिष्क में कौंधा। तुम मनु हो? वो व्यक्ति कह उठा। मनु को घबराहट सी हुई। तुम कौन हो? मनु ने अपने पर काबू पाते पूछा। जिन। वो व्यक्ति मुस्कुरा पड़ा। और तुम माइक को ऑपरेशन टू किल के बारे में बताने वाले हो। तुम क्या समझते हो कि जिन तुमसे बेखबर है? कई सालों से जिन जानता है कि तुम और जैनी लीवनो में हो। तुम पर जिन नजर रखता है। मनु को काटो तो खून नहीं। तुम माइक से बात करके देश से गद्दारी कर रहे हो। माइक सावधानी से रिवॉल्वर थामे खड़ा सब सुन रहा था। मनु नहीं चाहता था कि माइक ये सब जाने। दूसरी तरफ उसे ये भी डर लगा कि जिन पूरी तरह जान जाएगा कि वो माइक से मिला है। क्या तुम्हें यानी कि जिन को मालूम था कि मैं यहाँ माइक से मिलने वाला हूँ? कहते हुए मनु ने रिवॉल्वर निकाल ली। माइक यहाँ ऑपरेशन टू किल के संबंध में किसी से मिलने आ रहा है, ये तो जिन को मालूम था, परंतु ये अब पता चला कि वो गद्दार तुम हो, तो अभी सिर्फ ये ही उसके बारे में जानता है। मनु ने रिवॉल्वर की नाल उसके सिर पर रखी और ट्रिगर दबा दिया। जोरदार धमाका हुआ। गोली उसकी खोपड़ी में छेद बनाती माथे के रास्ते बाहर निकल गई। ये तुमने क्या किया? माइक हक्का बक्का रह गया। यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगा। मनु होठ खींचकर बोला। इससे कई बातें मालूम हो सकती थी। बातें तुम्हें मैं बता दूंगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। यहाँ अब लोग और पुलिस इकट्ठी होने वाली है। तुम्हारा नाम मनु है? बकवास मत करो, निकलो यहाँ से। मैं जिन के बारे में जानता हूँ, वे खतरनाक लोग हैं। वे? मनु ने माइक की बात नहीं सुनी और दूर खड़ी अपनी कार की तरफ भागता चला गया। $1,00,000 वो हासिल कर चुका था। जैनी को मार्शल के कब्जे से आजाद करा सकता था। अगले चंद पलों में ही वो कार पर सवार हो होटल से बाहर निकल चुका था। वहां अब लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। पुलिस सायरन की आवाज भी कानों में पड़ रही थी। बाल बाल बचा था वो। एकाएक उसके शरीर में कंपन भरी लहर दौड़ती चली गई। तो जिन को उसके बारे में खबर है कि वो और जैनी लीवनो में रह रहे हैं। जिन उन पर नजर रख रहा है। मनु को अपना गला सूखता सा महसूस हुआ, जबकि वो सोचता था कि जिन की पहुंच से दूर हो चुका है। उसने तो जिन के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था, लेकिन जिन तो हर पल उसके सिर पर सवार था और उसे कुछ भी नहीं पता था। जिन को यहाँ तक पता था कि CIA जासूस माइक से नाइट क्लब में कोई ऑपरेशन टू किल के संबंध में मिलने वाला है, जबकि इस काम में पूरी तरह गोपनीयता बरत रहा था। वो ये सोचने का वक्त नहीं था कि जिन को ये सारी खबर कैसे मिली। जिन ने नाइट क्लब में अपना जाल बिछा दिया था। सिर्फ वो ही जान सका था कि मनु माइक से मिला है और उसने उसे शूट कर दिया था कि ये बात वो दूसरों को न बता सके। क्या किसी और ने भी उसे देखा, पहचाना? कुछ भी हो सकता था। वो खतरे में था। खतरा पास भी हो सकता था और दूर भी। खतरा अभी भी उसके गले को जकड़ सकता था और बाद में भी उसका गला पकड़ा जा सकता था। सोए मामले को उसने जगा दिया था। जिन अपने आदमी की मौत को कभी भी मामूली ढंग से नहीं लेगा। क्या वो जान जाएगा कि उसने ही उसे शूट किया है? माइक उसका नाम जान गया था, जिन के बारे में जान गया था। इतना तो वो समझ ही गया होगा कि मामले में जिन है, और भी कई बातें वो समझा होगा, लेकिन वो किसी को नहीं बताएगा कि वो मनु से मिला था। इस बात से मनु को राहत मिली। उसकी कार क्रोशिया से लीवनो की तरफ दौड़ी जा रही थी। लीवनो में उसके लिए अब खतरे ही खतरे थे। मनु जैनी को आजाद कराकर लीवनो से कहीं दूर भाग जाना चाहता था, जहां जिन न पहुंच सके। माइक भी सकुशल अपनी कार पर वहां से निकल गया था। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। वो सीधा क्रोशिया स्थित अमेरिकन एजेंसी पहुंचा और वहां से उसने टॉम लैरी को न्यूयॉर्क फोन किया। सारा मामला बताया। टॉम लैरी ने सब्र के साथ सब कुछ सुना, फिर कहा, इन हालात से हम सोच सकते हैं कि हमारे विदेश मंत्री की हत्या में जिन शामिल है। पक्का चीफ? मनु अब तुमसे कब मिलेगा? उसने कहा है कि वो कल फोन करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फोन करे। जिन के बीच में आ जाने से वो घबरा गया है।
मुझे लगता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जाने की कोशिश करेगा, माइक ने कहा। उसे $1,00,000 नहीं देना चाहिए था। डॉलर पास होने पर वो आसानी से कहीं दूर चला जाएगा। वो किसी जैनी के साथ लीवनो में रहता है और जिन की नजर में था वो। मैं लीवनो जाकर उसे ढूंढता हूँ। जिन के साथ उसका क्या झगड़ा है, नहीं पता। तुम मनु को ढूंढने की कोशिश करो, वो हमें बहुत कुछ बता सकता है। उसे कहना कि हम उसे जिन से बचा सकते हैं। वो मिला तो जरूर कहूंगा। तुम भी सतर्क रहना। अब जिन को FIA के नाम से जाना जाता है। इंडिया की ये खतरनाक जासूसी संस्था है, बेरहम भी है। इस वक्त तुम FIA की नजर में हो और उनका पुराना मामला उखाड़ रहे हो। वे तुम्हें शूट कर सकते हैं। मैं सतर्क रहूंगा चीफ। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि सरकारी हत्यारों की संस्था जिनको नया नाम मिल चुका था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देश के हित में ये सरकारी संगठन किसी की भी हत्या करने से नहीं चूकता था। FIA के मेंबर देश के कोने कोने में मौजूद थे। विदेशों में भी FIA की जड़ें गहरी थी। FIA सिर्फ राष्ट्रपति के सामने जवाबदेह थी। काम के ऑर्डर भी राष्ट्रपति से ही मिलते थे। FIA को किसी भी काम में दखल देने का पूरा अधिकार था। किसी भी काम को देश के लिए खतरा मानते हुए अपने हाथों में ले सकता था। इस संस्था का हर काम गोपनीय रहता था। FIA क्या है ये किसी को न मालूम था। इसके सदस्यों में जेल में सजा काटे खतरनाक लोग भी थे, पढ़े लिखे सभ्य समाज में रह रहे लोग भी। जो भी FIA को अपने काम का लगता उसे खामोशी से FIA में काम करने का ऑफर दिया जाता। बदले में मोटी रकम ऑफर की जाती कि सामने वाला इनकार न कर पाता। जिनका वो ही ठिकाना, वो ही कमरा, अंडे के आकार की लंबी टेबल जिसके गिर्द करीब 30 लोगों के बैठने का इंतजाम था। साउंड प्रूफ, एकदम सुरक्षित जगह। इस वक्त वहां कपूर और दीवान मौजूद थे। दोनों की उम्र 60-62 थी। इस वक्त दोनों ने सूट पहन रखे थे और वे खामोश थे। बीते 3-4 मिनट से उनमें बात न हुई थी। उनके चेहरे गंभीर नजर आ रहे थे। एकाएक दीवान उठा और जेबों में हाथ डाले चहलकदमी करने लगा। कपूर ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर कश लिया। नजरें टेबल पर रखे लिफाफे पर पड़ी। कुछ पल वो लिफाफे को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर दीवान को देखते हुए धीमे स्वर में कह उठा, गलत होने जा रहा है। टहलते हुए दीवान ने कपूर को देखा, परंतु कहा कुछ नहीं। तुमने जवाब नहीं दिया। कपूर पुनः धीमे शांत स्वर में बोला। दीवान ठिठका, फिर पास आकर धीमे स्वर में बोला, FIA को गलत सही से कोई मतलब नहीं है कपूर। हमारा काम देश की सेवा करना है। FIA यानी कि जिन ने हमेशा देश को बेहतर बनाने के लिए काम किए हैं। अगर देश पर कोई खतरा आता है तो उसे दूर करना हमारा काम है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो गलत है दीवान। कपूर का स्वर शांत था। मैंने इस बारे में सोचा नहीं, दीवान ने कहा और मुंह फेर कर पुनः टहलने लगा। कपूर ने भी नजरें फेर ली, सिगरेट का कश लिया। तभी दरवाजे के ऊपर लगी हरी लाइट जली और बजर बजा। दीवान ठिठका। कपूर ने दरवाजे को देखा, फिर टेबल के नीचे कहीं लगा बटन दबाया और बोला, कौन? तुली। टेबल के नीचे लगे स्पीकर से आवाज आई। कपूर ने एक अन्य बटन दबा दिया। उसी पल दरवाजा खुला और 50 वर्षीय व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। दरवाजा बंद हो गया। तुली के कंधे चौड़े थे। वो 5 फीट 4 इंच का साधारण कद वाला व्यक्ति था। वो FIA का पेशेवर हत्यारा था। संगठन के लिए वो सिर्फ हत्याएं करता था। उसकी खासियत थी कि हालात कैसे भी हों वो घबराता नहीं था। चेहरा शांत रहता था और अपना काम पूरा करके ही वापस लौटता था। वो तेज दिमाग का खतरनाक इंसान था। कम बोलता था, वो अपने मतलब से मतलब रखता था। तुली ने कपूर और दीवान को देखा और कुर्सी पर आ बैठा। दीवान जेबों में हाथ डाले तुली के पीछे 4 कदम इधर तो 4 कदम उधर टहलने लगा। तुली, कपूर ने कश लिया, आज से 8 साल पहले तुम्हें एक काम सौंपा था जिसका नाम था ऑपरेशन टू किल। दीवान फौरन तुली के करीब पहुंचकर ठिठका। तुली ने सहमति में सिर हिलाया। नजरों में पैनापन आ गया था। आज 8 साल के बाद तुम्हें उसी ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है। तुम्हारे इस काम को भी हम ऑपरेशन टू किल का नाम दे रहे हैं।
क्योंकि 8 साल पहले तुमने जो ऑपरेशन सफलता से पूरा किया था, अब उसी को तुम आगे बढ़ाओगे। तुली सतर्क सा नजर आने लगा। बोला, वो ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। हालात ऐसे हैं कि हमें ऑपरेशन टू किल की फाइल दोबारा खोलनी पड़ रही। कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ये कैसे हो सकता है? तुली ने शांत स्वर में कहा। दीवान कुर्सी खींचकर तुली के करीब बैठता हुआ कह उठा, तुम्हें ऑपरेशन टू किल के सारे हालात याद हैं? कपूर ने दीवान को देखा, फिर मुंह फेर कर कस लिया। याद है, तुली बोला। तुम ऑपरेशन टू किल को दोहरा सकते हो? दीवान, तुली ने सहज स्वर में कहा, जो काम मैं पूरा कर चुका हूं उसे दोहराने का क्या फायदा? क्योंकि ऑपरेशन टू किल का दूसरा हिस्सा वहीं से शुरू होगा जहां तुमने काम को रोका था, दीवान ने गंभीर स्वर में कहा। तुली ने दीवान की आंखों में झांका। शुरू हो जाओ, मैं तुम्हारी याददाश्त देखना चाहता हूं कि बीती बातें तुम कितनी याद रखते हो। क्या था वो ऑपरेशन टू किल? तुली चंद क्षण चुप रहकर कह उठा, 8 साल पहले थल सेना के ब्रिगेडियर छिब्बर को सस्पेंड कर दिया गया और उसके खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। उस पर चार्ज था कि वो देश के खुफिया रहस्य अमेरिका को बेच रहा है। परंतु सीबीआई को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब ब्रिगेडियर छिब्बर एकाएक इंडिया से खिसक गया। वो भाग गया था और पता चला कि उसके पास भारत के परमाणु कार्यक्रमों की लिस्ट भी थी, जो कि देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज था। सरकार नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने कि हम अपने परमाणु कार्यक्रम में कितना आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि कई देशों के साथ इस बात की संधि थी कि इंडिया एक हद से आगे परमाणु कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। ये बात खुलने पर देश को जवाब देना कठिन हो जाता। इस स्थिति में देश पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते। परमाणु कार्यक्रमों की लिस्ट ब्रिगेडियर छिब्बर ने विनोद महतो के दफ्तर से हासिल की थी। विनोद महतो परमाणु कार्यक्रमों की देखरेख करते थे। जब ब्रिगेडियर छिब्बर ये लिस्ट चोरी कर रहा था तो अचानक ही ऊपर से विनोद महतो आ पहुंचा था। दोनों दोस्त थे। तब ब्रिगेडियर छिब्बर ने उसे 2 गोलियां मारी और लिस्ट लेकर फरार हो गया। परंतु विनोद महतो जिंदा रहा और मरने से पहले सारी बात अपने असिस्टेंट को बता दी थी। गुड, दीवान ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम्हें सब याद है? आगे कहो, कपूर बोला। इस बात का खुलासा होते ही ऊपर से ये मामला हमें सौंप दिया गया, परंतु तब तक ब्रिगेडियर छिब्बर देश छोड़कर जा चुका था। एयरपोर्ट पर इंक्वायरी करने से पता चला कि वो साउथ ईस्ट यूरोप में क्रोएशिया गया है। आप लोगों ने फौरन क्रोएशिया स्थित अपने एजेंट मोहन सूरी से बात की और ब्रिगेडियर छिब्बर को तलाश करने को कहा, और इधर ब्रिगेडियर छिब्बर की हत्या करने का काम मेरे हवाले कर दिया गया। इस काम को ऑपरेशन टू किल का नाम दिया गया। तुली पल भर के लिए ठिठका। तुम्हें किस तरह ये काम सौंपा गया? दीवान पूरा। मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह काम करने को कहा गया कि इस काम के दौरान जिन्न से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। काम के साथी मुझे खुद ही ढूंढने थे, जिन्हें अपने साथ लेकर ब्रिगेडियर छिब्बर की हत्या करने क्रोएशिया जाना था। अपने साथियों को तलाश करने के लिए मुझे 12 घंटे का वक्त दिया गया। मैंने 12 घंटों में राघव, तीरथ और मनु नाम के 3 युवक ढूंढ निकाले, जो कि खतरनाक थे। पैसे के लिए हर तरह का काम करते थे। मैंने उन्हें बताया कि क्रोएशिया में एक आदमी की हत्या करनी है, जिसके लिए उन्हें 20-20 लाख रुपया दिया जाएगा। आप लोगों की तरफ से मुझे कहा गया कि उनसे ये भी बात करूं कि काम के बाद उनकी थोड़ी सी याददाश्त साफ कर दी जाएगी, ताकि उन्हें याद न रहे कि उन्होंने ये काम किया। चूंकि उन्हें 20 लाख मिल रहा था, इसलिए इस काम की याददाश्त मिटाने वाली बात पर किसी ने भी ऐतराज नहीं किया। 12 घंटे में मैं ये काम करके हटा तो मुझे बताया गया कि क्रोएशिया से मोहन सूरी ने बताया है कि ब्रिगेडियर को उसने ढूंढ निकाला है, और 2 दिन बाद क्रोएशिया पहुंच रहे अमेरिकी विदेशी मंत्री ड्यूक हैरी से ब्रिगेडियर छिब्बर मिलेगा, और इस वक्त वो कहीं छिपा हुआ है। यानी कि ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ब्रिगेडियर छिब्बर परमाणु कार्यक्रमों की लिस्ट अमेरिका को बेचने जा रहा है। फिर 2 घंटों में ही राघव, मनु और तीरथ के पासपोर्ट तैयार हो गए, और मैंने उसी रात उन तीनों के साथ क्रोएशिया के लिए फ्लाइट पकड़ ली। वहां पर अपने काम के लिए एक युवती की जरूरत महसूस हुई, तो हमने जगदीप कौर नाम की युवती को अपने साथ मिला लिया।
जो कि खुद को जेनी कहलवाना पसंद करती थी। इस काम के उसे सिर्फ $1000 दिए गए थे। तुली का गंभीर स्वर दोनों के कानों में पड़ रहा था, परंतु वहां काम के दौरान दो गड़बड़ें हो गई थी। वो भी बोलो, दीवान ने कहा। एक तो ये कि ब्रिगेडियर छिब्बर की अमेरिका के विदेश मंत्री ड्यूक हैरी के साथ मुलाकात हो गई और हमारे देखते ही देखते छिब्बर ने ड्यूक हैरी को लिफाफा दिया। तब दोनों एक नाइट क्लब में मिले थे और रात के 10 बज रहे थे। ड्यूक हैरी अकेला ही नाइट क्लब के भीतर आया था। उसकी सारी सिक्योरिटी बाहर ही रही थी। शायद वो नहीं चाहता था कि उसके यहाँ मौजूद होने का पता किसी को चले। ये बात हमें फायदा दे गई। ड्यूक हैरी ने लिफाफे से कागजात निकालकर देखे। उसके बाद हाथ में थाम रखा ब्रीफकेस ब्रिगेडियर छिब्बर को दिया था, जिसमें उन कागजात की कीमत डॉलरों में थी। लेकिन हमारे लिए वो शानदार मौका था उन्हें खत्म करने का। परंतु तब हमें ब्रिगेडियर छिब्बर के साथ ड्यूक हैरी को भी खत्म करना पड़ा था, क्योंकि परमाणु कार्यक्रमों की लिस्ट उसके पास थी। उस वक्त सोचने का ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं था। मैंने तीरथ से हाथ में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर दी और राघव को बताया कि वो दोनों मरने जा रहे हैं और उसे ड्यूक हैरी के हाथ में दबा लिफाफा ले उड़ना है। उन दोनों को मार दिया गया। परमाणु कार्यक्रमों की लिस्ट हमने वापस पा ली। तो एक गड़बड़ ये रही कि अमेरिकी विदेश मंत्री की भी हत्या करनी पड़ी। दीवान पूरा। हाँ, दूसरी गड़बड़? उसी रात मनु कहीं गायब हो गया। तुली ने गंभीर स्वर में कहा। उसे बहुत ढूंढा, परंतु वो नहीं मिला। इंडिया आकर भी उसके ठिकानों पर उसे ढूंढा, परंतु उसकी कोई खबर नहीं लगी। आज भी उसका कुछ पता नहीं। आज भी नहीं पता? ये तुम कैसे जानते हो तुली? मैं कई बार फुर्सत में मनु के बारे में पूछताछ करता हूँ। उसके घर पर जाता हूँ पता करने, परंतु वो गायब ही है। खैर, तो काम होने के बाद राघव और तीरथ के साथ हम वापस आ गए इंडिया। मैंने अपने आने की खबर आप लोगों को दे दी थी। एयरपोर्ट पर ही राघव और तीरथ को पकड़कर वैन में डाला गया। उनकी याददाश्त जो मिटानी थी कि क्रोएशिया में किए इस काम को वो याद न रख सके और किसी को बता न सके। उसी रात उनकी याददाश्त का वो हिस्सा साफ कर दिया गया जो क्रोएशिया में उन्होंने बिताया था। ये काम हमारे डॉक्टर अकरम ने किया था। अगले 5 दिन तक उन्हें चेक किया गया। तसल्ली होने के बाद उन्हें 20-20 लाख रुपया देकर यहाँ से बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। और जेनी, यानी कि जगदीप कौर, जिसे क्रोएशिया में $1000 देकर इस काम में इस्तेमाल किया था, वो भी तो मनु की तरह गायब हो गई थी। शायद दोनों एक साथ ही कहीं गायब हुए, परंतु जेनी ने बहाने से जरूरत की दुहाई देकर $1000 मुझसे काम के बीच में ही ले लिए थे। तुली बोला। मैंने सोचा कि शायद तुम जेनी को भूल गए। दीवान ने सिर हिलाया। वो याद है मुझे। तुम्हें सब कुछ याद है? तुली ने सिर हिलाया। अब तुम्हारे ऑपरेशन टू किल का दूसरा भाग शुरू होता है। ऑपरेशन टू किल सेकंड कह लो इसे। खामोश बैठा कपूर कह उठा। लेकिन इस बार तुम्हारे शिकार वे ही हैं जिन्होंने इस काम में तुम्हारा साथ दिया था। तुली की नजरें कपूर पर जा टिकी। आंखें कुछ सिकुड़ी। समझे? कपूर बोला। तुम्हारा मतलब कि मुझे राघव, तीरथ, मनु और जेनी की हत्या करनी है? तुली कह उठा। सही समझे तुम। क्यों? तुली ने पहलू बदला। उसकी आंखों में बेचैनी भर आई थी, क्योंकि 8 साल बाद अमेरिका की खुफिया संस्था CIA ने अपने विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या की फाइल खोल ली है। उस समय भी CIA ने बहुत भागदौड़ की थी कि मालूम हो सके ड्यूक हैरी का हत्यारा कौन है, परंतु ये पता नहीं लगा पाई CIA। लेकिन अचानक ही 8 साल बाद CIA ने पुनः ये फाइल खोली। अपने खतरनाक एजेंट माइक के हवाले ये काम कर दिया कि वो पता करे कि ड्यूक हैरी का हत्यारा कौन है। परंतु हम समझ सकते हैं कि फाइल खामखा ही नहीं खोली गई। CIA के हाथ कोई पुख्ता बात लगी है, तभी ये फाइल खोली गई है और माइक इस वक्त क्रोएशिया में मौजूद है। तुली कपूर को देखता रहा। हम जानते हैं कि माइक जल्द ही मामले की तह तक पहुंच जाएगा। वो तुम्हारे उन साथियों तक पहुंच जाएगा जो इस काम में तुम्हारे साथ थे। इससे पहले कि वो पहुंचे, उन लोगों को शूट कर दो। कपूर की निगाह तुली पर थी। क्या जरूरत है उन्हें मारने की? तुली ने कहा। वो हमारे बारे में, मामले के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनकी उस वक्त की याददाश्त मिटाई जा चुकी है। माइक को वे कुछ भी नहीं बता सकते। ये ठीक है कि हमने उनकी याददाश्त मिटा दी थी,
परंतु डॉक्टर अकरम का कहना है कि खास तरह के ट्रीटमेंट के बाद याददाश्त को वापस लाया जा सकता है। याददाश्त पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकती, उसे केवल मस्तिष्क में ही कहीं दबा दिया जाता है, यानी कि उसे दोबारा ठीक भी किया जा सकता है। और हम नहीं चाहते कि CIA ये जाने कि 8 साल पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या में हमारी सरकार का हाथ है। इससे अमेरिका और क्रोएशिया के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। यही वजह है कि तुम्हें इस ऑपरेशन के सब साथियों को शूट करना होगा ताकि माइक के हाथ कुछ भी ना लगे। बेहतर होगा कि माइक को खत्म कर दिया जाए, तुली ने सपाट स्वर में कहा। उससे कोई फायदा नहीं होगा। तब CIA एक की जगह 4 एजेंट इस काम पर लगा देगी। बात तभी बनेगी जब माइक के हाथ इस मामले में कुछ न लगे। भटक कर, थक कर वो वापस चला जाए, कपूर ने कहा। लेकिन मनु और जैनी का हमें पता नहीं। कि पता है, दीवान बोला। 4 साल पहले हमारे क्रोएशिया के एजेंट मोहन सूरी ने उन्हें ढूंढ निकाला था। वे दोनों क्रोएशिया के पास लीवनो नाम के शहर में पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। उनका कोई बच्चा नहीं है। खाने पीने के सामान की एक छोटी सी दुकान के मालिक हैं और मजे से जिंदगी बिता रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि 8 साल बाद CIA को ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि ड्यूक हैरी के हत्यारों तक पहुंचने के लिए माइक को लगा दिया। आखिर वो क्या बात है कि 8 साल बाद CIA पुनः हरकत में आ गई। हाँ, तुली ने सिर हिलाया। कोई तो बात होगी ही। आप लोगों को 4 साल से मनु और जैनी का पता था, मुझे नहीं बताया। अब जरूरत पड़ी तो बता दिया। कुछ पलों की खामोशी के बाद कपूर ने कहा, तुम्हें ऑपरेशन टू किल सेकंड पर अभी से लग जाना है। ये काम भी तुम्हें अकेले ही करना है। हम नहीं चाहते कि इस मामले को कोई और जाने। ये गोपनीय काम है। तुली ने दीवान और कपूर पर निगाह डाली। उन लोगों को खत्म करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुली बोला। वे सब हिम्मत वाले और शानदार लोग हैं। इन चारों को खत्म न किया गया तो माइक इन तक पहुंचने में सफल हो सकता है। इस तरह अमेरिका जान जाएगा कि 8 साल पहले उनका विदेश मंत्री क्रोएशिया में कैसे मरा। वे समझ जाएंगे कि ड्यूक हैरी की मौत के पीछे हमारी सरकार का हाथ है। तब वो हमारे देश के रहस्य ब्रिगेडियर छिब्बर से खरीद रहा था, तुली ने कहा। इस बात को वो कभी नहीं मानेंगे, बल्कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे देश के सामने। मेरे ख्याल से इतनी सी बात के लिए अभी राघव तीरथ की जान लेना ठीक नहीं, तुली ने गंभीर स्वर में कहा। अभी हमें देख लेना चाहिए कि मामला किस करवट बैठता है। जरूरी तो नहीं कि माइक इस मामले में आगे बढ़ जाए। राघव तीरथ तो हमारे हाथों से दूर नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम उन्हें फौरन खत्म कर सकते हैं। दीवान और कपूर की नजरें मिली। क्रोएशिया में 2 घंटे पहले उसी नाइट क्लब की पार्किंग में हमारा एक एजेंट मारा गया, कपूर बोला। ये कैसे हुआ? तुली के होठों से निकला। हमारे 2 आदमी उसी नाइट क्लब में माइक पर नजर रख रहे थे। वे मोहन सूरी के इशारे पर काम कर रहे थे। तभी माइक को एक ने बाहर जाते देखा तो वो उसके पीछे हो गया। उसके कुछ देर बाद नाइट क्लब की पार्किंग में गोली चली। तब तक दूसरा एजेंट भी बाहर आ चुका था। उसका कहना था कि वो तब दूर था और जहां हमारा एजेंट मारा गया वहां उसने 2 आदमी देखे जो कि गोली के बाद आनन फानन अपनी कारों पर वहां से निकल गए और वो पीछा नहीं कर सका। उनमें से एक माइक था और दूसरा मालूम नहीं। वो दूसरा वही तो नहीं जो माइक से वहां मिलने वाला था, तुली बोला। हो सकता है, वो भी हो सकता है, कपूर ने सिर हिलाया। आखिर वो कौन हो सकता है? मनु हो सकता है, कपूर ने कहा। खैर जो भी हो, वो माइक से मिल चुका है। दोनों की बात हो चुकी है। उसने ऑपरेशन टू किल के बारे में माइक को जानकारी दे दी होगी। माइक बहुत कुछ जान चुका होगा। राघव तीरथ के बारे में भी जान गया होगा, शायद मनु जैनी के बारे में भी। और अब वो इन सब तक पहुंचने की चेष्टा करेगा कि इनसे पूरी जानकारी ले सके और इन्हें गवाह के तौर पर इस्तेमाल कर सके। फिर तो मामला गंभीर हो गया है, तुली बोला। बहुत ही गंभीर। मनु और जैनी के बारे में क्या किया जा रहा है? उन दोनों को खत्म करने के ऑर्डर मोहन सूरी को दिए जा चुके हैं। कुछ ही घंटों में वो अपना काम पूरा कर लेगा। इधर तुम राघव और तीरथ को खत्म करो
ताकि माइक के हाथ कुछ न लगे। कपूर ने टेबल पर रखा लिफाफा तुली की तरफ सरकाते हुए कहा, इसमें राघव और तीरथ की नई तस्वीर है और उनके पते हैं। तुम्हें काम सावधानी से करना है। तुली ने लिफाफा थामते हुए कहा, मैं सावधानी से ही काम करूंगा। तीरथ मुंबई में है और ड्रग्स के कामों में लगा हुआ है, परंतु राघव के बारे में तुम्हें सावधान रहना होगा। वो क्यों? 6 साल से राघव धर्मा एक्स्ट्रा की तिगड़ी बन चुकी है। ये तीनों खतरनाक हैं और इकट्ठे काम करते हैं। अंडरवर्ल्ड में इन्हें RDX के नाम से जाना जाता है। राघव का काम इस तरह खत्म करना है कि धर्मा और एक्स्ट्रा को हवा भी ना लगे। गड़बड़ हुई तो धर्मा एक्स्ट्रा तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और शायद तब वो इतना मौका भी न दें कि हम तुम्हें बचा सकें। मैं सतर्क रहूंगा, तुली ने गंभीरता से कहा। इसके साथ ही तुली लिफाफा थामे पलटा और बाहर निकलता चला गया। दरवाजा बंद हो गया। दीवान और कपूर की नजरें मिली। उनके बीच चुप्पी रही। इसके आगे कुछ भी करना गलत होगा दीवान, कपूर कह उठा। करना होगा, दीवान ने सख्त स्वर में कहा। तुली हमारा आदमी है, हम इसे कैसे शूट कर सकते हैं? कपूर ने तीखे स्वर में कहा। तो तुम क्या चाहते हो कि माइक तुली को तलाश कर ले, उसका मुंह खुलवा ले? माइक को उन चारों के अलावा तुली की भी खबर हो चुकी होगी। तुली ने मुंह खोल दिया तो हमारी सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, दीवान ने कपूर की आंखों में झांकते हुए कहा। जब तुली राघव तीरथ को खत्म कर दे तो तुली को भी शूट कर देना। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।